सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 मई को। याद रखना हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और 29 मई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे जो उनके शेरपा थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफल चढ़ाई की थी। और इस दिन को हमने पहली बार 2008 में मनाया था, क्योंकि इस वर्ष एडमंड हिलेरी की मृत्यु हुई थी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात है तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। और अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने आपको कई बार बताया है, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कौन सी है और कहां पर है। जैसे बात करें अगर अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। और किस देश में है? तंजानिया में। बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट डेनाली, जिसे माउंट मैकिनली भी कहते हैं, ये अलास्का में मिलेगी। दक्षिणी अमेरिका की है माउंट एकांगुआ। और अंटार्कटिका की है माउंट विंसन मैसिफ। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजेस्को। एशिया की है माउंट एवरेस्ट। और यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस। अच्छा, अभी प्रियंका मोहिते का नाम आपने सुना होगा। महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है ये, और अभी 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। और अभी हमने पढ़ा था पियाली बसाक का नाम, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और माउंट एवरेस्ट को सबसे ज्यादा बार यानी कि 26 बार फतेह करने वाले कौन बने? कामिरिता शेरपा। और महिलाओं में बात करेंगे तो 10 बार चढ़ी हैं ये, सबसे ज्यादा है महिलाओं में रिकॉर्ड है, नाम है इनका लखपा शेरपा। इसके अलावा ध्यान रखना 29 मई को ही संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतरराष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी मई 2022 में वुमेन्स T20 चैलेंज खिताब को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा सुपरनोवा ने। तो वुमेन्स T20 चैलेंज ये BCCI के द्वारा आयोजित एक भारतीय वुमेन्स क्रिकेट 2020 टूर्नामेंट है, जिसे रिकॉर्ड अभी तीसरी बार जीत लिया है सुपरनोवा ने। किसको हराया? वेलोसिटी को। अच्छा, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि अभी 2022 में जो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड में, उसको किसने जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 7वीं बार। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। और एक और प्रश्न याद रखना कि पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये होगा 2023 में। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका से ही आपको याद आना चाहिए, अभी 2022 की बात है, FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसको नीदरलैंड ने जीत लिया जर्मनी को हरा करके। और अगले साल जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये भारत में ही होगा। और 2023 में ही ICC मेंस वर्ल्ड कप ये भी भारत में होंगे। अच्छा चलो आप बताओ, अभी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने? डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया से है। उसके अलावा T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने थे रोहित शर्मा। पहले तो विराट कोहली है। और आपको याद होगा ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जय शाह को। BCCI के सचिव है ये। और जय शाह से आपको याद आता होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं ये। और इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो, श्रीलंका में। अच्छा मुझे बताओ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता कर्नाटक को हरा करके। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीता था हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके। और अभी भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर का निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? चंद्रा नायडू है। और दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, तो फिर आप आंसर करोगे इलीन एश। और ये भी बताओ, ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ बताने की कोशिश की, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या रहा?
तो जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे कर सके, उन खनिजों का दुरुपयोग ना हो, मतलब ऑप्टिमम यूज हो सके, इसी उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? उड़ीसा की। और जब भी उड़ीसा की बात आती है, एक मंदिर के बारे में आपको हमेशा बताता हूँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। अब देखो यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर है, और इसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। किस करेंसी नोट पे इसका चित्र अंकित है? तो 10 रुपए के नोट पे। निर्माण किसने करवाया? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और कोणार्क से याद आएगा कोणार्क शहर अभी ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला ये पहला मॉडल शहर है। चलो आप तो मुझे बताओ, देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? तो आंसर करना भुवनेश्वर में। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली चेस अकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? तो आंसर करना भुवनेश्वर में। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बन रहा है राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं, और गवर्नर है गणेशी लाल। और याद रखना उड़ीसा में आपको चिल्का लेक भी मिलेगी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की पहली जो रामसर साइट है वो यही है, इसको 1981 में दर्जा मिला था रामसर साइट का। और इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। कई बार पूछ लिया जाता है इसके अंदर कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, तो आंसर होगा इरावदी डॉल्फिन। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए आप बताइए, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कलोल, गुजरात में। तो ये है नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, जिसका उद्घाटन अभी गुजरात के कलोल में किया है। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और देखो ये दुनिया का पहला है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और इसे बनाया किसने है? इफ्को ने बनाया है। और आपको याद होगा दुनिया का पहला नैनो यूरिया ये किसने बनाया था? पढ़ा था हम लोगों ने कुछ समय पहले, एक प्रश्न पढ़ा था। दुनिया का पहला नैनो यूरिया ये बनाया है किसने? इफ्को ने ही। तो एक तो ये प्रश्न हो गया आपका कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया था, तो आंसर कर दिया आपने इफ्को ने। इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और हाँ, अभी इसके नए हेड भी बने थे, यानी कि नए चेयरमैन कौन बने थे? दिलीप संघानी बने थे। इसके अलावा एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा यहां से कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021 जो आई थी उसमें टॉप पर कौन था? इफ्को ही था। और गुजरात की बात है तो आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया था? गुजरात के मोरबी में। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? गुजरात में। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। और WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहां पे रखी गई? गुजरात के जामनगर में। और अगर पूछे कि अभी किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ परियोजना को रद्द कर दिया, तो भी आंसर होगा गुजरात। और देश की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? गुजरात की केवड़िया है। केवड़िया में ही नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू आपको मिलेगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। इसके वास्तुकार का नाम है राम वी सुतार। तो सारे प्रश्न याद रखना, आप पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी RBI के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा मुद्रा नोट, करेंसी नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है? तो आंसर 100 रुपए का। तो अभी RBI ने एक सर्वे किया और उसमें पाया कि भारत में लोग 100 रुपए के नोटों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि 2000 रुपए का नोट सबसे कम पसंद किया जाता है। उसी तरह से अगर सिक्कों में बात करेंगे तो 5 रुपए का सिक्का सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और 1 रुपए का सबसे कम पसंद किया जाता है। कहीं कहीं तो बेचारे 1 रुपए की हालत ये हो जाती है, लोग लेते ही नहीं है। अब उनको कितना ही समझा दो कि भाई इंडियन करेंसी है, आप कैसे मना कर सकते हो, नहीं लेते हैं, वो नहीं लेते ही नहीं है। मतलब बताओ, पैसे ही नहीं ले रहे। तो अभी RBI ने ये जो सर्वे है ये उपभोक्ता स्तर पर नकदी की मांग के साथ साथ मूल्य वर्ग की प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए किया है ये सर्वे।
अच्छा, कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। पहले तो बताओ, 100 रुपए के नोट की बात हो रही है ना, और अभी अभी हम गुजरात की बात करके निपटे हैं। तो बताओ 100 रुपए के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो आंसर होगा रानी की वाव। 2000 रुपए के नोट पे मंगलयान का। 500 रुपए के नोट पे लाल किले का। 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप। 50 रुपए पे हम्पी मंदिर जो कि कर्नाटक में है, तुंगभद्र नदी के किनारे। 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं। और 10 रुपए के नोट पे आप सभी जानते हो कोणार्क सूर्य मंदिर है। बाकी देखो, अगर आरबीआई की बात करते हैं, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो आंसर होगा यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा चलो बताओ, अभी मई 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोलने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला जापानी बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा MUFG बैंक। तो याद रखना, ये MUFG बैंक ये अभी गुजरात के गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोलने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला जापानी बैंक बन गया है। और ये भारत में बैंकों की इसकी 6ठी ब्रांच होगी पूरे भारत में बात करें तो। एक्चुअली में इस बैंक ने 1953 में मुंबई में अपनी पहली ब्रांच खोली थी। ये जो MUFG बैंक है ये जापान का सबसे बड़ा बैंक है और अब गिफ्ट सिटी में ये अपनी पहली ब्रांच खोलने जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? टोक्यो जापान में है। और इसके CEO हंजावा जुनिची है। और अभी इसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि आरबीआई ने इस MUFG बैंक पर स्विफ्ट से संबंधित नियमों का पालन न करने के कारण 45 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया इस पे। और अभी आपको याद होगा, चलो मुझे बताओ, अभी कौन सा बैंक भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोलेगा? तो आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। गिफ्ट सिटी में गिफ्ट का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो याद रहेगा ना ये आपको, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज किसे मिला है? प्रदीप कुमार मोहंती को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। आप जानते हो अभी तक हमारे लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, पर अभी मई में उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो लोकपाल जो है इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और इसमें 8 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। देखो, प्रश्न तो यहाँ पे ये भी बन सकता है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो यही थे पिनाकी चंद्र घोष। तो लोकपाल जो होता है उसके पास केंद्र सरकार के सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार होता है। और आपको याद होगा 2021 में लोकपाल के सचिव बने थे कौन? ब्रज कुमार अग्रवाल। वैसे अभी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। CBSE की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। और HPCL के CMD बने पुष्प कुमार जोशी। चलो अब आपके लिए एक प्रश्न है, हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने और कौन से नंबर के बने, ये भी बताओ, हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। और अगर पूछ ले किसकी अध्यक्षता में, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है रंजना देसाई की अध्यक्षता में। क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता हम बात कर रहे हैं? जैसे कि आप जानते हो जनरली, जैसे कि आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी राज्य में रहते हो, अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है, क्राइम करता है, तो उसके लिए जो कानून होगा वो हर जगह सेम होगा, चाहे वो गुजरात में हो, राजस्थान में हो, केरल में हो। जैसे कि किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, तो मर्डर के लिए जो कानून बनाए, जो उसकी सजाए, जैसे कि फांसी की सजाए, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना छोटा व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, तो उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई होगी वो समान होगी। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जैसे कि विवाह की उम्र को लेकर के, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, बच्चे की कस्टडी, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा हो गया, तो इनके लिए जो कानून व्यवस्था है वो हर जगह अलग अलग पाई जाती है। कई बार धर्म वगैरह, जाति वगैरह को लेकर के
अलग अलग फैसले अलग अलग जगह किए जाते हैं, तो यही कारण है। तो समान नागरिक संहिता लागू होने से पूरे देश में इन सभी मुद्दों पर भी समान कानून लागू हो जाएगा, चाहे नागरिक किसी भी धर्म या संप्रदाय या मत से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या पूरे भारत में अभी कहीं पर भी ये समान नागरिक संहिता लागू नहीं है? क्या प्रश्न ऐसे आ सकता है आपके मन में कि क्या किसी राज्य में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो आंसर होगा यस। कहाँ पे? गोवा में। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। तो समान नागरिक संहिता लागू होने से सब चीजें बराबर हो जाएगी, तो फैसले जल्दी होंगे। और अगर पूरी रामायण जो मैंने आपको बताई, इसको पूरी एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप कह दोगे एक देश एक कानून वाली बात है। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की हो रही है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। तो देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, और जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, और अभी नए चीफ जस्टिस बने थे, राघवेंद्र सिंह चौहान नाम है। अच्छा बताओ, अभी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? ऋतु खंडूरी भूषण। और अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत बने थे। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड में ही दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी। यहीं पे बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना यहाँ पे शुरू होती है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना यहाँ की है। नंदा गौरा योजना यहाँ की है। वात्सल्य योजना यहाँ की है। उसके अलावा हरेला उत्सव ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये बना है रानीखेत में। और भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। और उत्तर भारत के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र को कहाँ पे खोला गया? उत्तराखंड के चमोली जिले में। अच्छा, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ये भी उत्तराखंड में हुआ। और भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। अभी बताओ, उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला मोस गार्डन विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कह दूं, ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। और टिहरी डैम जो कि भागीरथी नदी पर है, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। याद रखना ये सारे पॉइंट बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग में पुरुषों की ओपन सर्फ श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियन कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रमेश बुधियाल। तो अभी कर्नाटक के रमेश बुधियाल, इनको इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग में तमिलनाडु के अजीश अली को हरा करके पुरुषों की ओपन सर्फ श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियन ये बन गए हैं। वहीं वुमेन्स कैटेगरी में बात करेंगे तो शुगर बनारसे महिलाओं के ओपन सर्फ कैटेगरी में राष्ट्रीय चैंपियन बनी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। कहाँ पे हुई थी ये? कर्नाटक के मैंगलोर में। और सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अरुण वासु हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़। और पूछे कि अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी? तो आंसर होगा तस्नीम मीर, ये गुजरात से है। और पूजा जातियान का नाम आपने सुना होगा, ये हरियाणा की है। अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। एक लवलीना बोर्गोहेन का नाम भी याद रखो, ये बॉक्सर है। वैसे अभी टोक्यो ओलंपिक में तो इन्होंने ब्रोंज जीता था, लेकिन अभी इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इनका नाम न्यूज में है। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। तो महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 28 मई को। उद्देश्य क्या है मनाने का? महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। और इसकी थीम क्या है? रेसिस्ट एंड परसिस्ट। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा लवलीना बोर्गोहेन को। ये एक बॉक्सर है, अभी हमने पढ़ाई था इनके बारे में। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना।
इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के इनका टेस्ट लगा के अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना। पीडीएफ पे आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।